अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सोमवार के दिन कुछ काफ़ी अपडेट्स हैं। एक तो साइफ़र केस भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और उसमें कुछ कार्रवाई हुई है। अब वो कल के ऊपर मुलतवी हो गया है, उसके ऊपर बात करते हैं। और फिर उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस स्पेशली आर्मी के अंदर कुछ ऐसे अनासर हैं जो एक बहुत ही ख़तरनाक पॉलिसी चला रहे हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर जो है वो भी है कि मरीम नवाज़ ने फाइनली जो है, या क्या एक सवाल भी है कि क्या मरीम नवाज़ ने पंजाब में अपनी हुकूमत में ये इस बात का आगाज़ कर दिया है कि उन्होंने कुछ लोगों से जिनका ताल्लुक आर्म फोर्सेस से था बदला लेने की मुहिम शुरू कर दी है, जो कि उनके लिए भी बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। इन तीनों के ऊपर आज बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान के अवाम के माबैन जो रब्त है, उसके अंदर एक मैं समझता हूँ कुछ सियासी जमातों के लोग और कुछ इस वक्त जो इदारे के अंदर लोग मौजूद हैं, वो एक इंतहाई बेवकूफ़ाना किस्म का, जिसे कहना अहमकाना कह लीजिए, किस्म की एक पॉलिसी चला रहे हैं जो इंतहाई ख़तरनाक है इदारे के लिए। और इस बात करने का मकसद और यहाँ से बात करने का आगाज़ का मकसद ये था कि ये कोई किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं है, ये कोई आर्म फोर्सेस के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं है। ये एक एक ऐसी चीज़ है जो मेरी ख्वाहिश है, और कि ये पैगाम को एक पॉजिटिव सेंस में लिया जाए आर्म फोर्सेस के अंदर, और स्पेशली जो आर्मी चीफ़ हैं इस वक्त, चाहे मतलब उनको हम एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, जो कुछ भी है उससे हट कर ये चीज़ जो है, ये एक इंतहाई ख़तरनाक ट्रेंड है और इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और वो ट्रेंड है कि आर्म फोर्सेस के ऊपर देखिए, सबसे पहले तो जो चीज़ बात इस वक्त करने की ज़रूरत है वो ये है कि अभी हाल ही में मीर अली में 2 शहादतें हुई, ऑफिसर्स की, जवानों की भी शहादतें हुई। उससे पहले मुख्तलिफ जो ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर जवानों की, अफसरों की शहादतों की खबर आती है। और हमेशा जो मैं समझता हूँ, ये एक ऐसी खबर है जो जिसके ऊपर कोई भी पाकिस्तान का जो शहरी है वो उसको दुख भी होता है, वो इसका इजहार चाहे करे या ना करे। और पाकिस्तानी अवाम जो है, और ख़ास कर अब बात मैं करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसकी क़यादत और इसके लोग, वो हर तरह से जिसे समझें कि वो तो अपनी अफवाज के साथ जुड़े हुए हैं, और स्पेशली उस जगह पे जहाँ पे अफवाज अपनी प्रोफेशनल जो सर्विसेज जिसके लिए वो अपना आइन के मुताबिक हल्फ उठाते हैं, जो उनकी ज़िम्मेदारी है और जिस पे हमें यकीन है कि वो अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि अपनी उस ज़िम्मेदारी में पूरा उतरें, और उसके लिए चाहे उनकी जान क्यों ना चली जाए। और इस चीज़ को हम हमेशा से सराहते हैं और सराहते रहेंगे, चाहे इसके बीच में कोई दीगर अवामिल जो हैं वो कुछ भी करते रहें। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जितना मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, इन सब लोगों को जानता हूँ, उनके इस कहना चाहिए कि इस जज्बे में तो कोई शक नहीं होना चाहिए। अब जो बात मैं करने की कोशिश कर रहा था वो ये है कि चाहे वो 9 मई का वाक़या हो या अभी ये जो हालिया शहादतें हैं, इसको कुछ लोग, जिनका अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कुछ लोग तो वो हैं जो इस वक़्त अफ़वाज के अंदर बैठे हुए हैं, और कुछ लोग हैं जो दीगर सियासी जमातों में हैं। वो लोग इस इतनी ज़्यादा अहमकाना हरकत कर रहे हैं जिसको जितना भी कंडेम्ड किया जाए कम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 8 फरवरी के इंतखाब के मुताबिक भी, और जनरल आसिम मुनीर साहब आप तो ये जानते हैं, और चाहे वो आईएसआई के डीजी हैं वो भी ये जानते हैं कि दरअसल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 तिहाई अक्सरियत के साथ जीती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, या इमरान खान जो इसके कायद हैं, वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। आपकी तमाम तर धांधली के बावजूद, हर किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती के बावजूद, अभी भी नंबर गेम में पार्लियामान के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात है। लेकिन कुछ जो बेवकूफ़ और जाहिल लोग हैं, जिनका अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है आप ही के इदारे से ताल्लुक़ है, वो ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और सबसे बड़ा लीडर जो है वो शायद एंटी फ़ौज है। मतलब ये किस जाहिल ने, किस गधे ने इनको ये अकल दी है कि ये इस किस्म की हरकतें करें? जो ट्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मीडिया मालकान को और उनके
ब्यूरो चीफ्स को फ़ोन कर कर के कह रहे हैं कि आप इस नैरेटिव को चलाएं कि ये तहरीक इंसाफ वाले जो हैं या इमरान खान जो है ये मुख्तलिफ ये जो पैरोडी अकाउंट्स हैं जो शायद पता नहीं किसी और दुश्मन मुल्क ने बनाए होंगे या जो भी है, जो पैरोडी अकाउंट्स हैं उनको आप एक तो हाईलाइट कर रहे हैं और ऊपर से उनको मत्थे ठोप रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को। अब आप इस चीज़ का अगर मुआवजा करें तो ये एक इंतहाई फजूल पॉलिसी है, क्योंकि जब एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती आप उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करके ऊपर लेके जा रहे हैं। मैं आपको कुछ लोगों की निशानदेही भी कर देता हूँ। इधर एक बंदा कौसार कॉम्प्लेक्स में बैठता है, वो लोगों को फ़ोन करता है, जाहिल आदमी है। उसने ये जितना इस वक्त मुल्क में गंद फैला हुआ है उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। एक चाचा चौधरी ISPR के अंदर बैठता है और एक चौधरी जो है अपारा में बैठता है। ये जन सब आपको इन सब लोगों का पता है। खुदा के लिए इनको कोई इनकी छितर परेड करें, इनको अकल दें कि ये जो इस किस्म के देखें, सियासत एक तरफ है, सियासत के अंदर आपका किरदार एक तरफ है और उसके ऊपर हमारी आपसे जंग हमेशा जारी रहेगी। हम हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे, सब कुछ करेंगे, एक सियासी जद्दोजहद करेंगे कि आपको सियासत से निकालें, क्योंकि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ना कानून इसकी इजाज़त देता है, ना आइन इसकी इजाज़त देता है, ना अखलाकियात इसकी इजाज़त देता है। आपको अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी करनी है, लेकिन जब आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी करेंगे तो हम उसकी हिफाजत करेंगे, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे और हम अभी भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। और जब हमारा कोई जवान शहीद होगा तो हमें उस पर दुख भी होगा, हमें उस पर गुस्सा भी होगा और हम आपके साथ खड़े होंगे। तो लिहाजा खुदा के लिए अकल के नाखुन लें और इन लोगों को रोकें जो ख्वाह में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और सबसे बड़े लीडर के ट्रेंड्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। ये कह रहे हैं कि जैसे ये एंटी फौज हैं, मतलब ये ज़रा इस पे थोड़ा सा सोच लीजिएगा, ये कितनी ज़्यादा जाहिलाना हरकत है कि आप खुद ये साबित करने पे तुल गए हैं कि पाकिस्तान की अवाम आपके ख़िलाफ़ हो गई है। भाई पाकिस्तान की अवाम आपके ख़िलाफ़ नहीं है। पाकिस्तान की अवाम जो है वो आज भी फ़ौज के साथ है, माइनस इसमें से सिर्फ मनफी कर लें जब पाकिस्तान की फ़ौज के कुछ लोग या उस एक इदारे के जिसको मैं कंपनी कहता हूँ वो इसको जानते हैं। वो लोग जब सियासत के अंदर घुसते हैं, लोगों के घरों के अंदर उस घुसते हैं, लोगों की इज़्ज़तों पे हाथ डालते हैं, वहाँ पे लोगों ने अब उनसे नफ़रत शुरू कर दी है। लेकिन खुदा के लिए इस नफ़रत को, इस लोगों की रिटेलिएशन को, इसको फ़ौज के साथ मत जोड़ें, क्योंकि जो लोग ये हरकत कर रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उनका फ़ौज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर करना बड़ी ज़रूरी थी। मेरे कुछ जो कहने ना न सुनने वाले हैं उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया और उन्होंने कमेंट भी किया, तो इसलिए मैंने भी ज़रूरी समझा कि चलें जहाँ पे और हमारे पे चार्जशीट है, ये नई चार्जशीट लगा देंगे, लेकिन ये बात वाज़े करना बड़ा ज़रूरी था और ये आपको पैगाम देना भी बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि और हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं है आपसे बात करने का या पैगाम देने का। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो साइफ़र वाली खबर है। साइफ़र पे देखिए इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील जो है सुनी जा रही है। आज भी जब अपील फिक्स हुई तो FIA की जानिब से डिलेइंग टैक्टिक्स की कोशिश की गई और ये कहा गया कि हम जनाब इंतज़ार कर रहे हैं कि आप हमारे जो एतराज़ात थे साइफ़र अपीलों को लेकर कि कौन सुन सकता है या नहीं सुन सकता, आप बराए मेहरबानी इसके ऊपर पहले फ़ैसला फरमा दें, तो फिर हम अपने आर्गूमेंट्स करेंगे। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने आगे से फरमाया कि नहीं, हम वो उसके ऊपर जो अपना फ़ैसला होगा वो मेन फ़ैसले में ही लिख देंगे आपके एतराज़ात के ऊपर। लिहाजा अभी हम मेरिट के ऊपर अपील को सुनेंगे और इसके बाद जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने आर्गूमेंट्स शुरू कर दिए और उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स जारी रखे। शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील ने भी आर्गूमेंट्स किए और आज उनके आर्गूमेंट्स कंक्लूड नहीं हुए और शायद वो कल के लिए या अगली डेट के लिए वो मैं चेक नहीं कर सका कि अगली डेट कब है, लेकिन उस तक वो मुलतवी हो गया है और अब आगे इनकी आर्गूमेंट्स चलेंगे। इनके आर्गूमेंट्स होने के बाद जो दूसरी साइड है प्रोसिक्यूशन वाली, वो आर्गूमेंट देंगे। एक आध हफ्ते में या 10 दिन में इसका फैसला होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो बड़ी खबर है आपसे बात करनी है, जो मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि दो चीज़ें हैं। एक तो जहन में रखिए कि इस केस में अगर फ़ैसला किया जाता है तो ये सिर्फ वो जो कहते हैं ना आपकी उम्मीद बंधाए रखने के लिए है। मेरी अपनी असेसमेंट के मुताबिक और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान साहब को अभी रिहा नहीं किया जाएगा और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि इस वक्त जो प्लान तैयार किया गया है, जो एक और भी ख़बर आपसे शेयर करनी है और उसके ऊपर मैं अलग से एक बड़ा तफसील से व्लॉग करूँगा, उस प्लान के लिए अभी इमरान खान साहब का जेल में रहना बड़ा ज़रूरी है।
इस वक्त जो साइफर केस है, साइफर केस का जो मुस्तकबिल मुझे नज़र आ रहा है, देखिए साइफर केस में ऑन मेरिट तो कुछ भी नहीं है, जिस तरह से इमरान खान साहब के ऊपर बाकी दीगर केसेस भी मेरिट के ऊपर कुछ भी नहीं है, कानून के मुताबिक भी नहीं है। और सबसे बड़ा ऊपर से इशू ये है कि प्रोसीजरल जोल इसमें बहुत रखे गए हैं। यानी कि इमरान खान साहब को जब सज़ा सुनाई गई तो उनका जो ड्यू प्रोसेस है, उसका राइट है, फेयर ट्रायल का राइट है, उस सब को उन्होंने मनहा कर दिया। अब किसी भी केस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सेहत जुर्म, यानी कि जो जुर्म आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि आपने ये जुर्म किया है, उसमें जो शवाहिद हैं वो किस हद तक हैं। और दूसरी चीज़ होती हैं प्रोसीजरल, जिसमें आपको आपका कानूनी हक, आपके वकील का हक, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का हक, अपना दिफा पेश करने का हक वगैरह वगैरह, ये सारे दिए गए हैं या नहीं दिए गए। यही दो इश्यूज होते हैं किसी भी अपील को सुनने के लिए। अब जब मामला अदालत के सामने है तो अदालत इस पे दो चीज़ों पे फैसला कर सकती है, दो में से एक पे भी फैसला कर सकती है और दोनों पे भी कर सकती है। यानी कि अदालत ये फैसला कर सकती है कि एक तो इसमें प्रोसीजरल ज़्यादतियाँ हुई और गलत हुआ, उसको हम कंडेम करते हैं और उसके लिए एक रिलीफ होती है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर सेहत जुर्म भी जो है वो साबित नहीं होती, और सेहत जुर्म इस एविडेंस के साथ नहीं होती, लिहाजा अब उसका जो नतीजा अगर सेहत जुर्म के ऊपर फैसला आए तो उसका फैसला होता है कि हम आपको बाइज्जत बरी करते हैं, दिस केस इज़ फिनिश्ड। उसके बाद प्रोसिक्यूशन के पास एक राइट ऑफ अपील है, वो चली जाए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मेरा जो अपना ख्याल है, और ये ख्याल और ये अंदेशा जो है, ये माजी की हालात को देख कर और इस वक्त तमाम चीज़ों को देख कर वो यही है कि हाई कोर्ट आखिर में पूरा केस सुनने के बाद और अपनी कहते हैं ना दाद बटोरने के बाद आखिर में जो उनका फैसला आएगा वो ये होगा कि वो सेहत जुर्म पे शायद नहीं जाएंगे और उसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, और ये कहेंगे कि ऑल दो नज़र तो ये आता है कि जी सेहत जुर्म भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इस केस में जो है फेयर ट्रायल नहीं मिला मुलज़िम को और वगैरह वगैरह, तो लिहाजा लेकिन अगर हम ये केस को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं तो प्रोसिक्यूशन के साथ भी ज़्यादती होगी, लिहाजा हम ट्रायल डी नोवो ऑर्डर करते हैं, यानी कि हम नया ट्रायल ऑर्डर करते हैं जिसमें वो अदालत को पाबंद कर देंगे कि आपने फेयर ट्रायल का हक देना है वगैरह वगैरह, इनको राइट टू डिफेंस देना है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का वकील रख सकते हैं, तो एक लंबी फहरिस्त डाल देंगे बीच में और दाद बटोरने की कोशिश करेंगे। उससे होगा ये कि सारे रांझे राज़ी हो जाएंगे, यानी कि एक तरफ जो आपकी सज़ा है वो सेट असाइड हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ वो जो एक टुंटना है आपका साइफर केस का, वो भी लटकता रहेगा और वो ट्रायल डी नोवो हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है जो मुझे होती हुई नज़र आ रही है। वैसे अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूँ और मेरी बात दुरुस्त, मेरे अंदेशे, मेरे ख़बरें सब चीज़ें गलत हों और ये जनाब केस जो है उड़ा के रख दिया जाए। लेकिन ये चूँकि ये एक फेयर कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा, तो इसलिए मेरी ये राय है कि ये शायद फ्रेश ट्रायल की तरफ, उसको ट्रायल डी नोवो की तरफ भेज देंगे। और फिर याद रखिएगा कि इसके बाद फिर दूसरा केस सुना जाएगा जो वो तोशाखाना वाला है, और फिर तोशाखाना वाले केस में भी कुछ इससे मिलता जुलता भी ऑर्डर हो सकता है। हो सकता है कि तोशाखाना केस को उड़ा दिया जाए कि जी वो तोशाखाना का केस बनता नहीं है। उसको उड़ाने की वजह असल में ये होगी कि तोशाखाना वाले केस में इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है और इमरान खान को बंद रखा, इलेक्शन से पहले वो सब कुछ जो करना था कर लिया, उससे वो तो खैर अचीव नहीं हुआ। लेकिन अगर तोशाखाना वाले केस में सज़ा इनको दे देते हैं और सज़ा को बरकरार रखते हैं, तो उसका फिर दूसरे जो तोशाखाना की लंबी फहरिस्त है जिसमें नवाज शरीफ, गिलानी, आसिफ जरदारी और ये सारे ही शामिल हैं, तो वो केसेस अपनी जगह मजबूत हो जाते हैं। लेकिन अगर इनकी सज़ा उड़ा दी जाती है तो उन केसेस की भी सेहत भी कमज़ोर हो जाती है। तो हो सकता है कि इस केस को ट्रायल डिनोवो करके दूसरे को इसमें उनकी बरियत मुकम्मल कर दी जाए। इसमें जब ट्रायल डिनोवो होगा तो एफआईए गिरफ्तारी दोबारा डाल देगी और फिर इनका एक ज़मानत का मामला जो है वो एक जो अलकादर केस है उसमें भी पड़ा हुआ है, तो उन प्रीटेक्स्ट के ऊपर इनको फ़िलहाल अंदर रखने का ही इरादा नज़र आता है। और फिर ये मत भूलिए कि जो बार बार हमें वो हमारे आंखों में सूर, कानों में सूर फूंकने के लिए फैसल वाडा साहब वारद होते हैं कि जी रमज़ान के बाद 9 मई वाले केसेस भी शुरू होंगे तो उसमें भी गिरफ्तारी डाली जा सकती है। तो ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मेरा कहना ये है कि अगर ये सब मामला तय भी पा जाएँ तो इनका बाहर आना इस वक्त मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बरक्स इसके कि जहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद खान साहब ईद जो है वो वर्कर्स के साथ करें। मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है ऐसा हो और हम भी उनसे दोबारा बात कर सकें, क्योंकि जब से वो जेल में गए हैं तो बात नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता नहीं है, नोइंग द कंपनी,
अच्छा, दूसरा جو میں نے آپ سے بات کی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک اور منصوبہ تیار ہوا ہے جو کچھ انفولڈ ہونا شروع ہو چکا ہے اور اب فردر آئے گا، اور وہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رینکس کے اندر رکھنا ڈالنے کی، کیونکہ یہ کوشش کی جائے گی، کیونکہ جتنے بھی ماضی میں دیکھیے جو نیریٹو ڈالے گئے یا چلانے کی کوشش کی گئی وہ تو خاص کامیاب نہیں ہوئے پی ٹی آئی کے خلاف، لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کو ود ان کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں مختلف لڑائیاں جو ہیں وہ ڈالی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے بھی کمپنی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کامیاب بھی ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ پھر وہ ظاہری بات ہے سیٹوں کے اوپر ان چیزوں کے اوپر، اور اسپیشلی جب وہ خود جو لیڈر ہے وہ موجود نہیں ہے ان چیزوں کو روکنے کے لیے یا ڈسپلن کرنے کے لیے، تو یہ لڑائی کو شاید بڑھوتی بھی ملے اور آگے جائے۔ تو عید کے بعد کچھ وہ منصوبہ بھی ہے، اور اس منصوبے کی کامیابی اسی چیز کے اوپر ہے کہ عمران خان صاحب کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ کی یہی ہے کہ جتنا ان کی کمیونیکیشن کو کرٹیل کیا جائے عوام کے ساتھ، رپورٹرز کے ساتھ، اور پھر اپنے لوگوں کے ساتھ، تو وہ ایک کنفیوژن کو برقرار رکھے گی اور وہ ایک کمپنی کے حق میں جاتی ہے۔ آخر میں آج کی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کے بھائی کو جو محکمہ مال کے شاید ملازم تھے، نائب تحصیلدار تھے یا تحصیلدار تھے، انہیں آج اینٹی کرپشن نے چکوال میں ضمانت منسوخ ہونے کی وجہ سے گرفتار کر لیا۔ اچھا، یہ خبر میرے لیے انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ دیکھیے وہ تو یہ ہے نا کہ یہ کو آج تھوڑی اینٹی کرپشن جاگی ہے کہ اس کو پتہ چلا جی کہ انہوں نے کوئی جرم کیا تھا یا فراڈ کیا تھا یا کیس کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو یہ تو صاف واضح ہے کہ یہ کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ ٹارگٹ اس کا جو ہے وہ جو ان کے بھائی ہیں نجف حمید صاحب، وہ تو نہیں ہیں، وہ تو فیض حمید ہے۔ لیکن میرے لیے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ دیکھیے پچھلے ایک سال سے جنرل عاصم منیر جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی اور جنرل فیض کی آپس میں نہیں بنتی، تو اس ایک سال میں تو یہ چیز نہیں ہوئی باوجود اس کے کہ ان کی آپس میں بہت مخالفت ہے، اور اس کی ایک وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فوج کے لوگ ہیں ان کا آپس کے اندر کچھ ڈوز اور ڈونٹس ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور شاید اسی کا احترام اپنی جگہ تھا موجود۔ لیکن اب جب یہ مریم نواز کے چیف منسٹر پنجاب بننے کے بعد نجف حمید کی گرفتاری ہوئی ہے، تو اس گرفتاری کے پیچھے مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید مریم صاحبہ نے اپنے کچھ جو ہے نا وہ بدلے لینے کی بات شروع کر دی ہے۔ لیکن یہ انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے کہ یہ خطرناک ٹرینڈ ہے، کیونکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کو کمپنی بہادر جس کے ڈی جی بھی رہے ہیں فیض حمید صاحب، اور جو باقی فوج کے اوپر وہ ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو کیسے لیتے ہیں، کیونکہ یہ چیز یاد رکھیے گا کہ یہ تو ایک شجر ممنوعہ تھا جس کو مریم چھیڑ رہی ہے، یعنی کہ فوجی افسران اور ان کے پیچھے جانا، کیونکہ اگر لاجیکلی دیکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ جنرل فیض حمید نے جو کچھ بھی کیا، جو بھی ان کا کردار تھا 2016-17 سے لے کر 17 سے جب سے وہ ڈی جی سی تھے، پھر ڈی جی آئے رہے بعد میں، تو ان کا جو بھی کردار تھا وہ تو انڈر دا کمانڈ آف جنرل باجوہ تھا، تو اگر وہ انڈر دا کمانڈ آف جنرل باجوہ تھا تو وائی سنگل آؤٹ ہم؟ یا ان سے کوئی قریبی تعلقات تھے اور ان کو یہ لگا کہ ہمارے ساتھ دغا کیا گیا وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے یہ جو ہے یہ کہنا بڑا ایک عجیب و غریب سی سچویشن ہے کہ یہ چوز کیوں کیا گیا ایز اے ٹارگٹ، کیونکہ اس چیز کو بھی یاد رکھیے گا کہ یہ اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ شاید آنے والے دنوں میں یا مہینوں میں یا سالوں میں ہمیں نظر آئیں، کیونکہ دس ول ناٹ بی کنسیڈرڈ وائز ایکٹ میری نظر میں۔ باقی وہ جو آپ جانتے ہیں اینٹی کرپشن کی گرفتاری ہے، ٹھیک ہے، ان کی بیل کینسل ہوئی ہے، ہفتہ 2 ہفتے، مہینے 2 مہینے 4 مہینے بیل ہو جائے گی، لیکن ہاؤ ول دس گو ڈاؤن ود دی انسٹیٹیوشن، اور اس ادارے کے ساتھ اس کا کیا ہوگا، یہ دیکھنے والی اور اسٹڈی کرنے والی چیز ہوگی۔ لیکن ایک چیز یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ جو دیر از اے ڈفرینس بٹوین مریم نواز اور شہباز شریف، اور وہ ڈفرینس یہی ہے کہ مریم نواز شاید کا ایجنڈا اس وقت کچھ اور ہے جو شہباز شریف سے مماثلت نہیں رکھتا، کیونکہ شہباز شریف تو جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کسی تتی جگہ پہ پاؤں بھی نہیں رکھتا، وہ کبھی ایک ایسے کانفلکٹ میں جانے کی یا کسی بھی سچویشن میں جانے کی کوشش نہیں کرے گا جہاں پہ
فوج یا اس کے کسی بھی ادارے کے ساتھ کسی بھی قسم کی انوائنس کا اظہار ہو سکے. بٹ مریم از اے ڈفرینٹ اینیمل. تو مریم کا یہ کرنا جو ہے یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید کیا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. کل مزید جو خبریں ہوں گی اس کے اوپر تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ اور خدا حافظ.